So hello everyone, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आई एम सो एक्साइटेड, एज यू नो मैं विमेंस के बारे में और यूथ के, इंडियन यूथ के बारे में बात करती हूँ, तो आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड। वी हैव सुजाता पॉल जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुजाता जी, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है वतन की बात में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताइए कि इतने सारे इशू एक साथ चल रहे हैं और कोई भी अलग इशू नहीं है, सारे के सारे कहीं ना कहीं जाके सारी धाराएं एक ही समंदर में मिल जाती हैं या एक ही धारे में सिमट जाती हैं, और वो धारा पूरे मुल्क पे कब्जा किए हुए है, यू नो। तो किसी भी इशू को उससे अलग करके देखना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे कनेक्शन वहीं जाके मिल रहे हैं। मैं आपसे पहला जो बहुत ही तकलीफ दे चीज़ है, जैसे अभी पेंडेमिक में हमने देखा किस तरह लोग ऑक्सीजन की वजह से ख़त्म हुए। हर फैमिली ने कहीं ना कहीं एक दो लोग अपनी ज़िंदगी से खोए हैं। और फिर चले, ये एक कुदरती जो भी क्राइसिस था, बहुत नेचुरल है, इस पे किसी का बस नहीं था, लेकिन जिस तरह इसको हैंडल किया गया और जिस तरह आफ्टर डेथ हमारी जो डेड बॉडीज थी उनकी बेहुरमती हुई है, उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई है, मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहूंगी। इट इज वेरी टचिंग एंड बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है ये। जी बिल्कुल, आप जो कह रही हैं ये शायद हम सबको एक सूत्र में बांध दे रहा है। और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां पर खड़े होकर इस बात को सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हम सब बिखर गए थे, हम तो एक ही माला में पिरोए हुए मोती थे। लेकिन अगर हम इसको देखें कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आज कार्य किया है, शायद ये तरीका था लोगों को पता चलने का भी कि हम हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर हम चुनावों में वोट देते हैं, विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आजादी हमें ऐसे मिलेगी। हमने आजादी को बहुत सस्ते में तौल दिया, हमने आजादी को समझा नहीं। और उसका एक कारण है रज़िया जी कि आजादी जो हमें आज मिली है ये हमारे जीवन काल में नहीं मिली। और आज का जो नौजवान है, अगर आप उसको देखें, उससे समझे, तो वो आजादी की जो लड़ाई थी, आजादी की जो जंग थी, उससे उनका कोई एक कनेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी बात अवश्य बताना चाहूंगी कि इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि एक बार राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो हमारे देश की आन बान और शान है, वहां पे 75 साल उनके पूरे हुए थे। और वहां पे जो छात्र पढ़ते थे या जो टीचर्स थे वो सब आए थे। उसमें असगर अली खान, जो याहिया खान, ये सब वहीं के पढ़े हुए थे। और ये लोग आए थे पाकिस्तान से। और उस वक्त एक अधिकारी ने ये कहा, आर्मी के एक जनरल ने, शहरयार खान उनका नाम होता था, उन्होंने कहा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है हमने बहुत लड़ ली, और हमारी जो जनता है वो एक लेवल तक समझती थी, लेकिन अब उस बात को नहीं समझ रही, क्योंकि आज की जनरेशन तो जानती ही नहीं कि हमने लड़ाई क्यों लड़ी आपस में। हमारा कल्चर इतना मिलता जुलता, फिर भी हम क्यों लड़े। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे खत्म कर दे। मतलब ये उस जनरेशन की बात कह रही हूँ जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। भाई आपका मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई इसको बुनाता है राजनीति के लिए तो वो गलत है। और यही हम सबके साथ हुआ है। और इसी वजह से जिन लोगों ने वोट दिया इन मुद्दों को लेकर, वो आज हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज जिस वक्त एक सरकार की आवश्यकता है उस वक्त हमें सरकार नहीं मिली और हम सड़कों पे आ गए। हमारे को जो ऑक्सीजन की आप एक बात कर रही हैं, केवल वो नहीं, अगर आप शुरुआत से देखें तो जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है वो उसी का नतीजा है, क्योंकि सरकार को पहले भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो जानती नहीं थी कि कैसे स्थिति को हैंडल करना है, वो सक्षम ही नहीं थी। तो अब हम कैसे उम्मीद कर सकते थे, जो ताली थाली बजाने को कह रहा है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जिनका है नहीं, वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते। इस वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं। मगर मुझे लगता है कि देश जो है बहुत मजबूत है, हम दोबारा से
इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो हमारा दुश्मन सामने है, क्योंकि ये हमारे विपक्षी, हमारे विरोधी नहीं है, या हम इनके मात्र विरोधी नहीं रह गए हैं, क्योंकि ये हमें अपना दुश्मन समझते हैं। ये तो कहते थे कि भारत में से कांग्रेस को हटा दिया जाएगा, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, और ये विचारधारा जो है ये हमारी रग रग में है कि हम सबके साथ मिलकर चलेंगे। तो मुझे लगता है कि समय लगेगा, मगर हमें महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए भाईचारा कायम करने की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, प्यार, अहिंसा और सत्याग्रह से। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत ही बैलेंस बात है। हम तो अच्छी बात सुनने के लिए तरस गए हैं, खासतौर से जो हमारे नेता और सब बैठे हुए हैं वहाँ पर। आपको पता है कि यूथ के लिए जस्ट बिफोर द पैंडेमिक उन्होंने क्या कहा था, पकौड़े तलना है, दिस एंड दैट। यूथ बहुत एंग्री है आफ्टर द पैंडेमिक। आप कहाँ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से आके अब जुड़ेगा? देखिए, यूथ जो है वो जल्दी मतलब लोगों की बातें अगर सुनता है और उसके अंदर जोश होता है, तो यूथ जो है हमेशा सपने देखता है, उसके अंदर हिम्मत होती है चीजों को कर गुजरने की। लेकिन देखिए, जिस यूथ ने इनको बनाया, आज उसी यूथ के पीछे ये पड़ गए हैं। यूथ को डरा रहे हैं, दबा रहे हैं, क्योंकि ये दो चीजों से बने हैं, एक है सोशल मीडिया और दूसरा है यूथ। तो ये इन दोनों से आज डरे हुए हैं, और जो युवा होता है ना, वो किसी से नहीं डरता। युवा के अंदर जो जोश होता है वो, क्योंकि युवा को किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुले मन से, खुले विचारों से सोचता है। उसे लगता है कि द स्काई इज नॉट द लिमिट, उसे लगता है कि आसमान से भी आगे वो जा सकता है। ऐसी ही उम्मीदों के साथ युवाओं को होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त क्योंकि नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और जब वो सुनते हैं, और इस बात को मुझे लगता है कि कांग्रेसी विचारधारा वाले लोग जो हैं, और मैं कांग्रेसी विचारधारा इसलिए कह रही हूँ कि वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उपजे तो कांग्रेस की वजह से भी है, कांग्रेस से भी है, और इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है जब मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस से उपजे हैं। जी, वो हमारे अपने हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम तो चाहते थे कि देश में बहुत सारी पार्टियां हो, बहुत सारे, क्योंकि हर समुदाय का, हर धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी होता है, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा युवा है आज नाराज हो गया है, वो विकल्प ढूंढ रहा है, वो समझ रहा है, क्योंकि वो बहुत समझदार भी है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि किस प्रकार से अभी जब क्लास 12 के एग्जाम्स की बात हो रही थी, तो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने न केवल माननीय न्यायालय में पिटीशन किया, परंतु वो जानते हैं इस बात को कि जो सत्ता में बैठा है वो अहंकार में डूबा है, नहीं सुन रहा हमारी बात, इसलिए हमें जाना होगा विपक्षियों के पास। उन्होंने विपक्षियों को अप्रोच किया, और आप जानती हैं कि प्रियंका गांधी जी ने एक पत्र भी लिखा इसके बारे में, और पूरे पॉइंट्स को डाल के। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारा देश सचमुच में सुरक्षित हाथों में है। ये तो एक बुरा वक्त है, बुरे सपने की तरह है, गुजर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख लीजिए अंदर कितनी टूट फूट है, ये मीडिया नहीं दिखाती मगर है। और हर राज्य के जो युवा है वो जानते हैं इस बात को। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, आज देखिए मेरे उत्तराखंड में क्या हुआ, हमें 3 मुख्यमंत्री मिल गए इनके इस कार्यकाल में। पिछले कार्यकाल में भी 3 मुख्यमंत्री मिले। अब तक के 21 साल के उत्तराखंड के इतिहास में 8 मुख्यमंत्री दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और कांग्रेस पार्टी के पहले कार्यकाल में नारायण दत्त तिवारी जी थे, दूसरे कार्यकाल में विजय बहुगुणा जी थे, और जब उन पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, क्योंकि आपदा आई थी उस वक्त उनके ऊपर आरोप लगे, तो उन्हें हटाया गया। ये बात अलग है कि आज वो कौन सी पार्टी में गए हैं, लेकिन इसलिए नहीं हटाया गया कि वो चीजों को कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हटाया गया कि हम ट्रांसपेरेंसी बना के रखना चाहते थे, और हम बताना चाहते थे कि अगर आपने कोई आरोप लगाया है तो हम उस व्यक्ति को हटाएंगे। और उसके बाद हरीश रावत जी आए, मगर उन पर तमाम तरह के प्रेशर्स भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट करे। तो क्या राज्यों के जो बच्चे हैं वो देख नहीं रहे? मैं अगर अपने राज्य की बात करूं तो मुझे रोज मैसेज आते हैं छात्राओं के, छात्रों
मजदूरों के, जो नौकरी पाने की उम्र में है, बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हैं, जो आशा कार्य करती हैं, आंगनवाड़ी कार्य करती हैं, हमारे यहाँ जो आश्रित हैं पूर्व सैनिकों के, उनके लिए एक एजेंसी बनाई गई उपनल, उसको आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरह बनाई गई, और उनके उसमें जितने लोग हैं करीब 21,000 22,000, एक छोटे से राज्य जिसका 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, आप समझ सकती हैं कि 22,000 परिवार अगर सड़क पे हैं तो वो समझ रहे हैं और कितनी बड़ी पॉपुलेशन उनके पीछे है। उसी तरह से जो 108 के कर्मी थे, 717 परिवार। तो अगर मैं एक छोटे से राज्य की बात कर रही हूं तो हर राज्य में ये हाल है। आप उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्हीं को मुबारक इस तरह की प्रचंड बहुमत। और मैं क्यों कह रही हूं कि जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे तो उनको, जो उनके विरोधी थे, क्योंकि ये पार्टी सिंबल पे तो लड़ा नहीं जाता, जो उनके विरोधी है उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, उनको पर्चे नहीं भरने दिए जा रहे थे। और गोरखपुर की तो वीडियो वायरल भी हुई थी जहां से अजय मोहन बिष्ट आते हैं जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और जिन्होंने फाइल कर दिया उनसे वापस भी करवा लिया गया, विड्रॉ करवा लिया गया, और जिन्होंने वापस नहीं लिया जैसे मेरठ और सहारनपुर में उन्होंने कैंसल करवा दिया। आप बताइए नॉमिनेशन। अब अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल किसके ऊपर होता है? चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग अगर ये सोच रहा है कि निर्विरोध लोग चुने जा रहे हैं, इसमें उनकी महानता है, तो इससे बड़ी गलतफहमी उनको नहीं हो सकती, और जनता इस बात को पहचानती है। बिल्कुल गलतफहमी नहीं, सिर्फ ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह से, या संविधान का उल्लंघन हम कह सकते हैं कि वो है। सो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और समाज उस पर पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, कैसा समाज बनेगा। और वो अगर डिस्क्रिमिनेट हो करे या बाइज्ड हो जाए तो वो रियली सैड थिंग। आप मुझे एक इसी से मैं रिलेटेड जल्दी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आफ्टर वेस्ट बंगाल इलेक्शन और अब ये जो रेड कारपेट वेलकम हुआ है, इससे कहीं ना कहीं इस पार्टी का डर या कुछ कमजोरी सामने आ रही है जिसे पब्लिक समझ रही हो? निश्चित तौर पर किसान आंदोलन इसका प्रूफ है। किसानों को ये पीछे नहीं कर पाए। और देखिए सीएए के जो प्रोटेस्ट थे, एंटी सीएए प्रोटेस्ट, उसमें भी किसी को ये वापस नहीं करवा पा रहे थे। हाँ, तो एक चीज तो आप इस बात को जान लीजिए कि ये सरकार बहुत डरी हुई है। और अब मैं फिर उत्तराखंड पे आऊंगी और फिर बंगाल पे भी जाऊंगी। उत्तराखंड में जो ये तीसरा मुख्यमंत्री आया है, क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि पहले मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, दूसरे मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा कि जो पिछले वाले ने किया उसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर ऐसा था तो उनको हटाया क्यों? और जो दूसरे वाले आए उनके पास 6 महीने थे। अगर संवैधानिक क्राइसिस था भी तो 6 महीने तो रह सकते थे, मगर उनको बीच में हटा दिया गया क्योंकि अनाप शनाप की बातें बोल रहे हैं। और इनका इंटरनल सर्वे बता रहा है कि ये हार रहे हैं उत्तराखंड में। और जिनको ये देखिए, कोई भी आप किसी को भी अगर किसी और के घर को तोड़ेंगे तो आपका घर नहीं बनेगा। किसी को नीचे गिरा के आप ऊपर नहीं उठ सकते, उठ ही नहीं सकते, ये तो नियम है। और जो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा वो उतनी तेजी से नीचे गिरेगा। ये तो हो गई फिलोसॉफिकल बात, मगर ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप उत्तराखंड में देखें जो कुछ इन्होंने किया है, ये बहाना है बंगाल में संवैधानिक क्राइसिस खड़ा करने के लिए। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष के आज चुनाव हुए तो क्या उत्तराखंड में या बंगाल में मुख्यमंत्री जो हैं वो चुनाव नहीं करवा के मतलब एमएलए बन सकते थे, विधायक बन सकते थे? मगर क्योंकि इनकी सबसे बड़ी दुश्मन इस वक्त इनको वो दिख रही है, ममता बनर्जी, जिन्होंने इन्हें हिला दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं जो बहुत लोग बोलते नहीं है, पर ये मुझे ये चीज दिखाई दे रही थी कि ममता बनर्जी जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाएगी नंदीग्राम में और उन्हें हराएगी। और मुझे ये यकीन है कि ममता बनर्जी जानती थी कि वो वहां से हारेंगी। वो कुछ भी कह ले, वो जानती थी कि उन्हें हराया जाएगा। ये नहीं कि वो हारेंगी, मगर ये जानती थी। लेकिन देखिए, उन्हें पता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटेजी करती है, जो गंदगी करती है, उसके खिलाफ वो चाहती है कि उनके एक एक कार्यकर्ता के अंदर जान फूकी जाए, तो उनको ये रिस्क लेना भी जरूरी था। और भारतीय जनता पार्टी भी शायद कहीं इसको समझ रही है, मगर वो ये नहीं समझ पा रही
कि महिला शक्ति जो होती है ना, मातृ शक्ति, हाँ, उलझ ये नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उन्हें समझते नहीं। क्यों? क्योंकि महिलाओं का ये सम्मान नहीं करते, ये तो नीची जाति और पशु उनके समान मानते हैं महिलाओं को। इसलिए इनकी हार अगर होगी कहीं, तो आप देखिएगा कि महिलाओं के हाथों से बार बार और कई बार हार होगी। तो कहीं आपको लगता है कि ममता जी वेस्ट बंगाल से दिल्ली मूव करेंगी, यूपी मूव करेंगी अगले इलेक्शन में एट सम पॉइंट समबडी? देखिए, हाँ देखिए, उनका ये निजी जरूर हो सकता है, मगर मैं इसको नहीं समझती कि मैं इसके बारे में बात ना करूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, तो मैं इस बात को मानती हूं कि शायद अगर स्थिति कुछ और होती तो ममता बनर्जी डेफिनेटली चाहती। देखिए, एस्पिरेशन होना भी चाहिए, हर एक को होना चाहिए, मगर क्या वो एक ऐसा सिंबल है जो पूरे भारत में हर एक को मंजूर होगा? आपने देखा है कि बार बार बयान आ रहे हैं, चाहे आप यादव का देख लीजिए, तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, या शिवसेना की बात कर लीजिए, एनसीपी की बात कर लीजिए, उधर डीएमके की बात कर लीजिए, इन सब ने जो बातें कही हैं उससे साफ है कि हर एक को, और इससे जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने अपने गढ़ को संभाले, क्योंकि भाजपा साम दाम दंड भेद टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनलिटी जाएगी सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, अपनी सत्ता वहां पे बनाने के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि बंगाल में आप देखिए कि इन्होंने जिनको तोड़कर ये ले गए थे वो वापस अपनी पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि वही उनका मेन पार्टी है। मगर भारतीय जनता पार्टी आज किस स्थिति में पहुंच गई है कि अजीत पवार आज उनकी पार्टी में होते तो वो ना धुले हुए हो जाते, मतलब दूध के धुले, है ना। और मतलब वॉशिंग मशीन तो बिल्कुल ही है उनकी, चली रही है, डाल के धोते हैं धुल जाते। लेकिन आज वो वापस चले गए, इन्होंने थोड़ा समय रुके, इन्होंने सोचा कि ये तोड़ पाएंगे। अब देवेंद्र फडणवीस बेचारे के ऊपर कितना प्रेशर होगा, आप सोचिए कि 15-16 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार तो गिरा दी थी शिवराज चौहान ने। अब इनकी हालत इतनी बुरी है क्योंकि करीबन 2 साल होने को आए हैं और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सरकार को गिरा नहीं पाए। ये भूल जा रहे हैं कि जिनको ये चाणक्य बोलते हैं वो दरअसल चाणक्य नहीं, वो क्रिमिनलिटी कर रहे हैं। तड़ी पार उनको कोर्ट ने कहा था। और जहां तक बात है शरद पवार जैसे लोगों की, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उनसे आप उलझने जाएंगे तो आप मुंह की खाएंगे, और वो खा रहे हैं। लेकिन आज सिस्टम उनके पास है, लोगों को भ्रमित करके आए, जो भी करके आए, लेकिन सिस्टम तो उनके पास है, तो वो ईडी को, सीबीआई को, सबको छोड़ रहे। आप अगर ऑर्डिनरी लोगों से आज से 5 साल पहले जो पॉलिटिक्स समझते थे या आम जनता थी, उनसे पूछे कि ईडी क्या होता है तो वो नहीं बता पाएंगे शायद। आज बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी क्या होती है। तो ये बता रहा है कि ये डरे हुए हैं। जो डरा हुआ होता है ना, उसके लिए अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो जब आप अटैक करते हैं तो आप अपने आप को बचा रहे होते हैं। अगर आपने ऐसा करा है, आपने दूसरों के घरों के लोगों को लेकर आए हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले गए। आप स्वयं को, जिसे कहते हैं बॉम्ब जो होता है वो खुद फट जाता है, वैसे ही ये लोग भी फटेंगे। उत्तराखंड की फिर बात बता देती हूँ आपको। जो लोग ये कांग्रेस से लेके गए थे, आज की मीटिंग जब मुख्यमंत्री का नाम बताया गया, अनाउंस हुआ, वो नाराज होके वहां से निकले हैं। सही सारे पत्रकारों ने देखा। इसका मतलब अब वो जानते हैं कि अब उनको संभालना है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मैनेजमेंट उस समय पे करती रही जिस वक्त लहर थी, जिस वक्त लोग समझे नहीं थे मोदी जी को। आज सबको ही समझते हैं कि भाई जो देखिए, पढ़ा लिखा कोई डिग्री से नहीं होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, मुझे मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि जो विनम्र होता है, जो पढ़ा लिखा होता है वो विनम्र होता है, जो विनम्र होता है वो उस विशाल वृक्ष की तरह होता है जिसपे बहुत फल होते हैं और वो झुकता है। तो मैंने तो ये सीखा है। और आज के जो परिप्रेक्ष्य में आप देखें, अहंकार वाली सरकार और अहंकार वाले नेता है। तो पढ़ा लिखा होना, आपके अंदर संवेदनशीलता और आपको एक भाईचारे को, हाँ बिल्कुल, और प्यार भाईचारे में विश्वास करने वाला बनाता है। जी
हाँ, एकदम आपसे बात करते करते मुझे एकदम, जब आप बता रहे थे कि मुंबई महाराष्ट्र की बात जब आप कर रही थी, तो मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि जिस मीडिया को इन्होंने गोद में बिठाया, हर तरह से उसको यूज किया है, महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं नाराज है इनसे। तो भाई मुंबई तो है ही बॉलीवुड की वजह से, और आपने बैठे बिठाए सबको नाराज कर दिया। तो आपका या तो ओवर कॉन्फिडेंट था, इसके पीछे कुछ ना कुछ हुआ जरूर, कि बहुत बड़ी देखिए, तादाद में लोग इससे नाराज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक तबका तो टेलीविजन देखना ही बंद कर चुका है, मतलब ये फैक्ट है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि इस वाले टेलीविजन चैनल पे क्यों जाती हैं आप, इस वाले पे जाओ, इस पे मत जाओ। देखिए, मेरा सोचना यह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मैटर हुआ, मुझे जो चीज दिखाई दी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए थी कि मीडिया के माध्यम से जो सरकार में बैठा है, जिसका काम है लोगों को जागरूक करना। जिस वक्त आप बड़ी हो रही होंगी, आपने भी सुना होगा कि ये कहा जाता था कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आज कहीं ना कहीं वो हो चुका है। बच्चों को, आज के बच्चों को पता ही नहीं कि इसके विषय में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे इन्होंने ऐसी घुट्टी पिलाई है जो नफरत फैला रहा है। मुझे ये समझा दे कि कौन सा धर्म है जो नफरत फैलाता है। पहली बात, आप धर्म देखिए, अपराध जो करता है वो अपराधी होता है, अपराधी लेकिन आप धर्म को हर वक्त अगर जोड़ेंगे तो आम जनता भी जोड़ेगी और आप गलत चीजें बच्चों को सिखाएंगे। आज हम अगर 2021 में अपने लोगों को संयम बरतने के बजाय धर्म के नाम पर बांटने लगेंगे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? मतलब आप तो वही कर रहे हैं जो आज से कई साल पहले हुआ करता होगा। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो आज पहली बात तो ये कि जो ये कर रहे हैं वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप इन चैनल्स को देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अटैक इन्होंने किया था और एक लहर इनकी तरफ थी, इन्होंने भ्रमित किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितनी बातें कहीं आज पता चल रहा है ना कि सारी बातें झूठी थी, और ये कहते थे कि हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक ये है। मैं उत्तराखंड की बात ही बार बार आपको बताऊंगी क्योंकि यहाँ का जानती हूँ। देवस्थानम बोर्ड बनाकर 51 मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया इन्होंने। मेरे पंडा पुरोहित भाई सड़कों पे हैं, उनके परिवारों का क्या हाल होगा, सोच के देखिए जरा। और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है इस सरकार में, ऐसा होना चाहिए क्या? लेकिन आप इन चैनल्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक डर सा बैठ गया था भारतीय जनता पार्टी वालों के अग्रेशन की वजह से। उसकी जरूरत नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं वो इस बात को भी नहीं बोल पाते थे कि उन्हें गर्व है कि वो किसी और पार्टी के हैं, केवल कांग्रेस नहीं, किसी भी पार्टी के हों। बोलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। और मैं आपको बताऊं कि इन विपरीत स्थितियों में भी मैं हमेशा अपनी विचारधारा के साथ रही हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में ना भी रही हूं, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा को अपनी विचारधारा मानती हूँ, क्योंकि चाचा नेहरू मेरे हैं, सरदार पटेल मेरे हैं, बापू मेरे हैं, मैं उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलती हूँ। इंदिरा गांधी मेरी नेता है, राजीव गांधी का मैं सम्मान करती हूँ। तो और सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार से देश में जब कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक बार बहुत बुरी हुई थी, तब किस प्रकार से संभाला वो मैंने देखा। किस प्रकार से, देखिए, मैंने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है और मैंने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया, और मैं उससे आइडेंटिफाई इस लेवल पे कर सकती थी कि खाली जो गलत होता है वो आपको अटैक करता है। जब आप क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, ये आपकी गलती है या राहुल गांधी की गलती है। और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखिए, वो कितने गरीब परिवार से आए थे, मगर वो कहां तक पहुंचे पढ़ते हुए। तो हमारे प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि वो भिक्षु थे, 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांगी, तो ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं लगती मुझे। मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं चाहती कि उनका भी सम्मान करूं, मगर व्यक्तिगत रूप पे मैं उनका सम्मान नहीं कर सकती। चाहे मैं उनका इसलिए सम्मान करती हूँ क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तो मेरे देश की है ना, उस पर किसी ने भी बैठाया हो, मगर प्रधानमंत्री वो मेरे हैं। लेकिन अगर आप मीडिया की बात करें तो इस कारण से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डर के मारे बोल नहीं पाते थे, इन चैनल्स पे जाते थे, दब के आ जाते थे, इनका मजाक उड़ा देते थे। ये भूल गए कि जो मजाक उड़ा रहा है उसे तो सरकार ने बैठाया है, उसको तो उतने पैसे दे रही है सरकार, उसको इतने पैसे दिलवा रही है सरकार।
तो जरूरी है कि आप जिस चीज में विश्वास करते हो उस विश्वास को अपने चेहरे से छलकने दो, अपनी जुबान पे से निकलने दो। आपके चेहरे की गरिमा और आपके चेहरे की जो लालिमा, आपके चेहरे की जो ग्लोरी है, वो उस विचारधारा को ही तो दर्शाएगी। मगर कहीं ना कहीं ये नहीं हुआ। इसीलिए आज जब मैं जिन चैनल्स पे जाती हूँ, मैं तो नहीं करती कभी बदतमीजी, शुरुआत नहीं करती, लेकिन सुनती नहीं हूँ। अध्यापिका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि कई लोगों को सिखाने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। जी तो जी एक मैंने यहाँ एक कोई क्वेश्चन एक जहन में आ रहा है बार बार, जैसे हम बात कर रहे हैं यानी इसकी मीडिया की और इनके बारे में और इनके प्रमोशन पर जितना कुछ खर्च हुआ है, इमोशनली अगर आप देखें इसको, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ही इमोशनल कंट्री है, आप चाहे किसी भी तबके से हो, यू हैव सम इमोशन इनसाइड। आपने मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इस सब में सबसे ज्यादा जो डिसरिस्पेक्ट हुई है वो राम जी की हुई है। आपने उनके नाम पर वोट लिए, आपने उनके नाम पर स्लोगन चलाए, आप मुल्क एजेंडे से चलते हैं, मुल्क नाम से नहीं चलते। क्या क्या टेक होगा आपका इस पर? जी देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है एक महिला होने के नाते। भारतवर्ष में मुझे लगता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और जय सिया राम को जय श्री राम बना देना, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ। मेरे भी तो है प्रभु श्री राम, मैं भी तो उनमें आस्था रखती हूँ, मेरी आस्था का केंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन अगर माता सीता को आप भगवान राम से जुदा कर देंगे तो आप सचमुच में अन्याय कर रहे हैं। आपने कहा कि आत्मनिर्भर हो जाओ, लेकिन आपने लोगों को राम भरोसे कर दिया। आपने कहा कि मैं आपकी देखभाल करूंगा, मगर चारों तरफ राम नाम सत्य है, हमने सुना। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इनके सामने जो श्री राम मंदिर का जो घोटाला है, वो भी बहुत छोटा पड़ जाता है कि भगवान राम के नाम से जो, और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 90 के दशक में भी दिया था चंदा, तब युवा थी, तब लगता था हाँ देना चाहिए। उस वक्त मुझे याद है मैं लखनऊ में पढ़ भी रही थी और घर आना भी पड़ा था, तो लग रहा था कि अरे मतलब भव्य मंदिर बनेगा, और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली चार्ज अप जरूर किया गया था, सब तरफ से बात करी जाती तो तब भी ये मंदिर बनता। लेकिन अपनी आस्था का इस प्रकार से मैं कहूंगी कि इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम का सबसे बड़ा अपमान ये हुआ कि जो सनातन धर्म में विश्वास करते थे उनको दफनाया गया। जो आरएसएस के लोग कहते हैं कि वो सरहद पे चले जाएंगे पाकिस्तान से लड़ने, मेरी तो उनसे ये आज भी रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्र निवेदन है कि जिनके शव दबाए गए हैं और जो सनातन धर्म का पालन करते थे, उनको निकाल के उनकी अंतिम क्रिया तो कर दीजिए। आप इतना डर क्यों रहे हैं? और आप देखिए कि किस प्रकार से एक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसलिए उनके शवों को इस तरह से दफनाया गया। मतलब ये कैसा लॉजिक है? और मैं देख रही थी कहीं और भी कुछ कहा गया कि जल समाधि ले ली या कुछ ऐसा करके भी कुछ था। जी, तो मतलब ये दुख की बात है कि हम लोग, अगर हम लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम ईश्वर का सम्मान कैसे करेंगे? क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर होते हैं ना। मतलब अगर हम सचमुच में इंसान है, मानव है, तो जिस भी धर्म को आप विश्वास करते हो, लेकिन उस ईश्वर का अंश हमारे अंदर होना चाहिए। और हमारे अंदर तो भगवान श्री राम और माता सीता का अंश होना चाहिए। हमें तो उनकी तरह होना चाहिए, एक दूसरे से लड़ते थोड़े रहना चाहिए। अगर भगवान श्री राम ने एक युद्ध लड़ा रावण से, तो उसका भी कोई कारण था, ऐसे ही तो नहीं, मतलब ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पे तो नहीं लड़ा ना। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों से बचना भी चाहिए। बिल्कुल। मजहब और सियासत दो डिफरेंट चीजें हैं, मगर हमारे मुल्क में सब गड़बड़ हुआ पड़ा हुआ है इस वक्त। तो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर आपको लगता है कि ये सही है और इसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाले इलेक्शन पर?
देखिए, ना केवल एज अ कांग्रेस पर्सन, मैं तो एक भारत की एक नागरिक होने के नाते ये कहूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है इतनी आसानी से नहीं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स हैं, मगर मैं मानती हूँ कि राइट्स तो पहले हमें मिल जाए, ड्यूटीज तो हम तब करेंगे ना जब हमें राइट्स पूरी तरह मिलेंगे। तो जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, और आपने जो बात करी है ट्रोल आर्मी की, मैं हर एक को बार बार ये कहती हूँ और आपके माध्यम से भी आपके जितने दर्शक हैं उन सबको भी ये कहना चाहती हूँ कि मछली की आंख पर नजर रखिए, बनिए अर्जुन, बनिए अभिमन्यु, आप केवल वहां देखिए जो आपका टारगेट है। इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि ट्रोल आर्मी आपके ऊपर छोड़ी गई है। भाई इस बात को समझ लीजिए, इन लोगों को बैठाया गया है आपका विरोध करने के लिए, आपको डीमोरलाइज करने के लिए, साइकोलॉजिकली अटैक करने के लिए। मैंने कहा ना, मैं तो टीचर हूं, इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ कि क्या करा जा रहा है। इसलिए हमें उनको जवाब देने के बजाय, उतनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय, जो हमारा मैटर है, जो हम बोलना चाहते हैं, उसे आप बोलते रहिए। और क्या होगा अगर किसी इशू पर मतलब, और ये तो मैं नॉन कंट्रोवर्शियल बातें कह रही हूँ, जो पॉजिटिव बातें हैं, उसको कैसे रोकेंगे ये? अरे अगर आप रोकने की बात कर रहे हैं तो कुछ इश्यूज है ना जिन पर आप ये रोकेंगे। आप देख लीजिए, क्योंकि मैनिपुलेटेड मीडिया हो गया संबित पात्रा का, इसलिए ये कहा भी जा रहा। भाई मैं आपको बता रही हूँ, एक चैनल पे मुझसे पूछा गया कि मैनिपुलेटेड मीडिया उसका दिया और कांग्रेस के इस नेता ने किया या किसी और ने किया, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया क्यों नहीं कहा? अरे भाई, आप सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? पर सत्य यही है कि आप मजाक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम कानून से नहीं चलेंगे, हम तो टिट फॉर टैट से करेंगे, आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे। ये सरकार है क्या? ये तो घरों में भी बच्चों को सिखाया जाता है भाई। मगर क्या करें, अब प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है, वो छोड़ आए परिवार को, इसलिए भी शायद वो इन सब बातों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। मुझे उन पर दया भी आती है कई बार कि वो परिवार से दूर रहे, उन्हें भिक्षा मांग कर 35 साल गुजारने पड़े। शायद उनके जीवन में अगर उन्हें प्यार मिला होता, उनको परिवार ऐसा मिला होता। आप पकड़ी जाएंगी, मैं भी पकड़ी जाऊंगी। नहीं नहीं, ये तो मैं सकारात्मक बात कह रही हूँ, तो शायद वो लोगों को समझ भी पाते। करेक्ट बात है। अच्छा, तो अब ये सारी इतनी सारी चीजें चल रही हैं और बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो रहा है। इन्होंने बहुत पर्पसली कांग्रेस और तमाम अपोजिशन पार्टी को मार्जिनलाइज किया है और बहुत ही प्री प्लान था ये सब। और अब चूंकि हालात पैंडेमिक ने, कोरोना ने बहुत चेंज कर दिए हैं और बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं, जिस पर ये शायद पिछले 4-5 साल जो इनके हैं, 14 से 18 तक, 19 तक, इन्होंने बड़ा पर्दा डाला और बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। वो अब सब चीजें खुल के सामने आ गई हैं। तो कांग्रेस का अब यूपी में क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी टू फाइट द इलेक्शन? देखिए, ग्राउंड पे जो लोग मुसीबत में हैं, वो जानते हैं कि उन्हें किधर की तरफ देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इंतजार भी कर रहे हैं कि पॉलिटिकली उनकी तरफ हाथ कौन बढ़ाता है। मैं इस बात को मानती हूँ कि अभी उतना काम नहीं हुआ और जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को डेफिनेटली उसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जरूरी है हमें समझना कि अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली में क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल क्यों आए थे, कैसे आए थे? वो इसलिए आए थे, मुझे याद है उस समय भी किसी ने मुझे कहा कि अरे आप देखिएगा कि इनको इतने सीट मिलेंगे, उतने सीट मिलेंगे। मैंने ये तब भी बोला था और एक आर्टिकल लिखा भी था कि आप देखना कि इनका यहाँ पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था। आप जानती हैं कि 15 साल कम नहीं होते कांग्रेस शासन के, और बहुत अच्छे शासन के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हर जगह आ रही थी, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही थी कि हर जगह प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था। तो राज्य जानते हैं कि भाई वहां पे तो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली थोड़ा अलग किस्म का राज्य होना भी चाहिए और है भी, क्योंकि वहां के लोग जो है वो इतना समझते थे कि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे को 2 सेंटर्स होने भी चाहिए जो हमारा काम करे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग लीडर होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लीडर को भी वो चुन सकते थे। पर मुझे उसी वक्त दिख रहा था कि अरविंद केजरीवाल भी
उसी प्रकार से बहुत सारी बातें कह रहे थे जो शायद पूरी तरह से सच्ची नहीं हुई है, लेकिन अभी तक उस पे पर्दा डला हुआ है। स्कूलों की बात ले लीजिए, बिजली के बिल, बहुत सारी चीजें, और आप हर चीज को मुफ्त देके नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मुझे लगता है कि लोग अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे और उस नेता को चुनेंगे जिसको वो चुनना चाहते हैं, क्योंकि वो नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। अभी आपको मैं बता दूं कि इन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में संजीव बालियान जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके भाई, उनके जो भाई हैं मुजफ्फरनगर से, वो चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए, मगर हमें पता है उसका कारण क्या है। भले ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहे कि उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, 67 शायद सीट उन्हें 75 में से मिली है जिला पंचायत अध्यक्ष की, मगर ये इस तरह का आंकड़ा जो है वो समाजवादी पार्टी के टाइम पे भी आया था, और हम जानते हैं कि किस तरह के आरोप उस समय भी लग रहे थे। लेकिन अभी जो 2022 में होगा, जनता अपना नेता खुद चुनेगी, और कोई भी पार्टी हो अगर ग्राउंड पे काम नहीं करेगी तो वो ये समझ ले कि जनता किसी को, जिसको भी चुनेगी, वो भाजपा का नहीं होने वाला, वो होगा किसी और पार्टी का। इसलिए हर पार्टी जो इस वक्त भाजपा के विरोध में है, अगर वो जीतना चाहती है तो उसे ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के लिए अब लोग चुनेंगे। पिछली बार और कई बार ऐसा हो गया कि लोगों ने प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुन लिया, अब वो समझ गए कि वो काम नहीं करेगा। या तो भाई आप प्रधानमंत्री को हर राज्य का मुख्यमंत्री बना दीजिए, है ना। सो नहीं, ये एक अच्छी बात, एक अच्छी बात है कि जो आप बहुत ही पॉजिटिव हैं इसके बारे में कि भाई ये हम जो भी इलेक्शन में जो भी रीजनल लोग होंगे या रीजनल कैंडिडेट होंगे वही आएंगे चुन के। मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो सेंट्रल विस्टा का जो एक इफेक्ट है, इससे लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि जितना पैसा वहाँ लगाया जा रहा है उतना अगर हमने सर्व किया हो, खर्च किया होता हम हमारे वैक्सीनेशन पर, हमारे जो बेचारे द डिटेल्स, तो आपको लगता है कि इसका भी इफेक्ट पड़ेगा दिल्ली और यूपी के इलेक्शन पर? देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये हो क्यों रहा है। ये बहुत सारे लोग ना इधर ध्यान नहीं दे पा रहे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दरअसल करा क्यों जा रहा है। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, 1925 में बना था। करेक्ट। पहली बात तो ये एक तोहफा उनको दिया जा रहा है, मगर ये तोहफा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नहीं दिया जा रहा है, ये तोहफा दिया जा रहा है उस बिल्डिंग को नष्ट करने का जो प्रधानमंत्री को तकलीफ देता है, संघ को तकलीफ देता है। जानती हैं आप कौन सा है वो? पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मतलब चेहरे पे अगर एक तिल हो जो आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उस तिल को हटवाने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरा चेहरा नष्ट किया जा रहा है उस तिल को हटाने के लिए। वो तिल है जवाहर भवन। जवाहर भवन वो बिल्डिंग है जिसके अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन चलता है, जिसके बारे में आप बार बार सुनते रहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि उसमें मेहुल चौकसी से क्यों लिया डोनेशन, चाइना का डोनेशन आया। ये वही वाला फाउंडेशन उस बिल्डिंग के अंदर है जिसको ये नष्ट करने के लिए चले। तो नफरत इस हद तक है इन लोगों में? तो नफरत तो हमेशा से ही है। ओपन नफरत की बात नहीं, आप ये कैसे पूछ सकती हैं? ये नफरत से ही तो बने हुए हैं। मैं तो यही इसी वजह से आपने मुझसे कहा कि ये नहीं बोलना चाहिए। भाई मेरे भी तो प्रधानमंत्री है, मेरे देश के नागरिक हैं, मेरे बड़े भाई हैं प्रधानमंत्री जी। मैं तो चाहूंगी कि मेरे देश का, आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति मेरा दुश्मन है? नहीं है। मेरा कितना भी विरोधी हो वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मुझे अपना दुश्मन समझता होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि मैं तो महात्मा गांधी की अनुयायी हूँ। मैं तो पंडित नेहरू को मानती हूँ, मैं इंदिरा गांधी को मानती हूँ, राजीव गांधी जैसे सौम्य व्यक्ति को मानती हूँ। तो ये नफरत ही है। और मैं तो निवेदन करूंगी अपने प्रधानमंत्री से भी कि इस वक्त जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जब आपको इतना कुछ कहा जा रहा है तो आपको सोचना चाहिए। और देखिए, जब आप अहंकार में होते हैं ना, और आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि महामारी जब भी आई, और हर 100 साल में एक बार महामारी आई है, जब महामारी आई है तब तानाशाह जो है वो बहुत मजबूत हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
जो तानाशाही पूरी तरह से शायद हमारे प्रधानमंत्री ना भी कर पाते, एक चेक होता उनके ऊपर, वो इस महामारी में उनको एक बेनिफिट मिला है और वो और ज्यादा तानाशाह हुए हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अमर कोई नहीं होता, सत्ता से उतरना सबको पड़ता है, आज नहीं तो कल। आप याद करके देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए, इंदिरा गांधी जी भी गए, राजीव गांधी जी भी गए, पीवी नरसिम्हा राव जी भी गए, और जितने नेता हैं वो सब अपने आप को अगर ये सोचने लगे कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे गलती हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी से मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि शायद उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मेरे मुंह से निकल रहा था कोविड विस्टा प्रोजेक्ट, इसको बंद कर दे, क्योंकि जब भी इसको हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी याद में बनाया गया है, कोविड मेमोरियल प्रोजेक्ट बनेगा। और आपको इसमें एक और छोटी सी बात ऐड कर दूं अंत में कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मुरली जोशी जो महाराष्ट्र से थे, वो जब लोकसभा के स्पीकर थे उस टाइम पर भी उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया था जो वास्तु एक्सपर्ट था, जिसने ये बताया था कि संसद भवन का गोलाकार जो है वो सही नहीं है, उससे उसके कारण बहुत गलत चीजें हो रही है देश में। बताइए, जो देश 1947 में आजाद हुआ और आज आंख मिलाकर बात करता है, और आज नहीं तब भी आंख मिलाकर बात करती थी इंदिरा गांधी जी भी, जवाहरलाल नेहरू जी भी, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि हाँ इसके गोलाकार की वजह से प्रॉब्लम है। और फिर जो अब जो मतलब जो ट्रायंगुलर उन्होंने आकार दिया है, वही वाले वास्तु एक्सपर्ट उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये तो और भी बुरा है, क्योंकि ये फायर को डिनोट करता है, वो शून्य को डिनोट करता था ये बात। लेकिन सच्चाई ये है, दोनों ही तर्क मुझे बड़े बेवकूफ पूर्ण लगते हैं कि आज हम इतने अंधविश्वासी, अरे आप है ना, जो बिल्डिंग है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, उसमें कोई आप मतलब आपदा आए तो नुकसान ना हो, कोई फायर की प्रॉब्लम ना हो, सब चीजों की तरह से उसको मॉडर्न बनाया जाए। लेकिन यहाँ तो हम दूसरे ही रास्ते पे चले हुए हैं, पर ठीक है, चीजें बदलेंगी, जल्द बदलेंगी। क्योंकि ये भी एक खबर आ रही थी कि जब सेंट्रल विस्टा का वो हो रहा है तो वो पूरा जो सिर्फ जवाहर भवन नहीं, जितने भी सारे हैं आर्ट्स गैलरीज हैं और बस लॉन्ग फेरिस, वो सबको खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से एक आप पूरी तारीख को मिटा रहे हैं, पूरी तारीख खत्म कर रहे हैं। तो ये वही तो ये सरकार करने की कोशिश कर रही है कि हम इतिहास बदल दें। अरे अगर देखिए, जो पढ़ा लिखा होगा ना, मैं फिर कहूंगी डिग्री से नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को समझता है कि जो बीत गया सो बात गई, और जो बात गई वो खत्म हो गई, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमारा इतिहास है हमें उसे संजो के रखना चाहिए। मगर संघी जो है ये चाहते ही नहीं, क्योंकि अगर आप संघियों के इतिहास के बारे में बात कर रही होती तो मैं आपको कहती कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही थी, तो उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल की सरकार में, और साझा सरकार थी उनकी मुस्लिम लीग के साथ वहां पर, और न सिर्फ बंगाल में थी मगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थी, बिहार में भी थी। और बंगाल में उन्होंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जाना चाहिए। पूरा देश कह रहा था भारत छोड़ो, और वो कह रहे थे कि नहीं, भारत मत छोड़ो, जो आंदोलन कर रहा है उसको कुछ लो। तो इस इतिहास को तो इन्हें बदलना पड़ेगा, इनके पास अपने आइकॉन्स है नहीं, इसीलिए तो सरदार पटेल की बात करती हूँ। और आखिर में ये भी आपको जरूर बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि सरदार पटेल ने फरवरी 1948 में अरेस्ट किया था गोलवालकर को, अरेस्ट किया था, वो होम मिनिस्टर थे जी। और क्यों? महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आया था। सावरकर, जिनको ये वीर कहते हैं, आज तक आपने सुना किसी को इन लोगों के बारे में अपशब्द कहते हुए? नहीं ना। लेकिन जब से ये आए हैं, अपने इन आइकॉन्स को निकाल के हमें बता रहे हैं, तो हमें भी तो सच्चाई बतानी पड़ती है। लेकिन हम क्यों नहीं बता रहे थे? क्योंकि जो हो चुका हम उसको क्यों करे थे? वो भी थे तो भारतवासी ही ना। अब उनमें कुछ कमी थी नहीं थी उसके बारे में जाना ठीक बात नहीं होती। हम मरे हुए लोगों के बारे में बात नहीं करते। सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि
लड़ाई तब तक होती है जब तक लोग जीवित होते हैं। तो सावरकर की आपको मैं बात बता रही थी कि सावरकर ने किस तरह से अहमदाबाद का एक कन्वेंशन हुआ था विश्व हिंदू परिषद का, वहां पे उन्होंने कहा था हमारे यहाँ दो राष्ट्र हैं और वो परस्पर विरोधी राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुसलमान राष्ट्र। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जरा भी ताकत है, जरा भी गैरत है, जरा भी अपने इन आइकॉन्स पर विश्वास है, तो मैं चाहती हूं कि वो इनको इंक्लूड कर ले अपने यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, क्योंकि सब कुछ सामने आ जाएगा ना कि सावरकर ने तो कहा था द्विराष्ट्र सिद्धांत। आज ये कहते हैं कि पार्टीशन जो हुआ वो कांग्रेस की वजह से हुआ, इनके तो अपने आइकॉन ने कहा था कि हमारे यहाँ दो राष्ट्र हैं, उनको अलग करना चाहिए, वो एक साथ नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच।